हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चामना पे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का, किसका? डिटरमिनेंट का। एंड दैट इज योर सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वी कैन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इन 3 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स मेथड से हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सब आई थिंक फैमिलियर हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं तो लेट बी इट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू लेट बी c1. सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. वेरिएबल्स आर x and y. a1 and b1 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y रिस्पेक्टिवली एंड c1 इज ए कांस्टेंट टर्म. ठीक, बट अब ये भी मुझे पता है कि लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं एटलीस्ट उतने इक्वेशंस मुझे चाहिए उन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए. सीधी सी बात ये है. ठीक है, तो अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन मुझे चाहिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए. तो आई थिंक इस टाइप की चीजें आपने कब पढ़ी थी? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली थी. ठीक है, 10th और 9th में हम ये चीजें कर चुके होते हैं कि भाई सिस्टम लीनियर इक्वेशन मुझे गिवन है और वहां से x और y की वैल्यू निकालना है. किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं मेरे? पढ़े थे ना वहां पे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. 3 टाइप के सॉल्यूशन निकालते थे, इनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके. ठीक है, तो वो 9th 10th का मेथड था. यहाँ अप्लाई करना चाहो तो उसके लिए मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, क्या होंगे? मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से कोई एक टिक करना है मुझे. ठीक है, तो उसके लिए मैं अदर मेथड्स भी आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली भी मैं आंसर चेक कर सकता हूँ. जरूरत नहीं मुझे इस मेथड की वैसे तो. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में है, हमें करना चाहिए. उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है तो वो मुझे पता होनी चाहिए. तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मैट्रिक्स मेथड के बारे में. एट द एंड ऑफ द क्लास अगर टाइम बचा हमारे पास तो फिर हम कि डायरेक्टली मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी बात भी हम डायरेक्टली करेंगे. और या फिर इसके बाद जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक क्लास बनाऊंगा तो उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो मेथड अगर आपको हार्ड लगता है तो डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो ठीक है, वापस आता हूँ मैं. क्या बोल रहे थे कि मेरे पास दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सिमिलरली मेरे पास इक्वेशन हो सकती है 3 वेरिएबल. लेट बी लाइक दैट. ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 वेरिएबल्स आते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. तो 3 वेरिएबल है मतलब एटलीस्ट मुझे 3 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. सो दैट्स व्हाई ये कुछ मुझे ऐसी मिलेगी. सॉरी, क्या चीज क्लियर? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आते हैं. सो इनको मुझे सॉल्व करना सीखना है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड. किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से. तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए भाई इसको या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ. तो ये चीज हमने सबसे पहली क्लास में सीख ली थी. ठीक है, या फिर जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है ना वो इनको आराम से लिख सकता है. ठीक है, कैसे? देखिए ध्यान से सर, जो मेरे x और y के कोएफिशिएंट है उनको मैं एक मैट्रिक्स में अरेंज करता हूं. लेट बी a1 b1 a2 एंड b2. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. ये क्या है सर? मेरे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट रो में कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द सेकंड में फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y. और वी कैन से फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट. ठीक है, अरेंज्ड वे में यहां पे हम लिखेंगे जो मेरे वेरिएबल है. लेट बी दिस योर x एंड y. यस और नो? यस. and equal to the constant term means this c1 and c2. होप सो आपको ये पहले से पता होगा. नहीं पता तो कोई बात नहीं. पहली मैट्रिक्स क्या बनती है सर? कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है. सेकंड वन जो मेरे वेरिएबल है उनके लिए. एंड दिस इज योर मैट्रिक्स भी मतलब कांस्टेंट टर्म की. चीजें क्लियर? अगर आप वापस यहां से यहां पहुंचना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आएगा यहां से? क्या एक रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर वही होगा जो इसका है. यानी मैट्रिक्स कैसी होगी? 2 into 1 की होगी. दोनों के एलिमेंट्स जब इक्वेट करोगे तो आप वापस से यहाँ पहुंच जाओगे. सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकता हूँ. ठीक है, कर लेना. आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. कोएफिशिएंट्स एज इट इज अरेंज करने हैं तो चलो लिख के बता देता हूँ. ये कैसा होगा सर? दिस इज योर a1 b1 c1 पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी के a2 b2 c2 एंड दैट इज a3 b3 एंड c3. सेम एज इट इज मेरे वेरिएबल क्या है सर? x y z है. यहाँ पे इक्वल टू किसके होगा सर? कांस्टेंट मींस d1 d2 एंड d3. क्या चीजें क्लियर है? यस और नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर है. सो अब देखो ये क्या है मेरे पास?
एक मैट्रिक्स है, लेट बी, इस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ए बोल देता हूँ सर। किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको? ए से डिनोट कर देता हूँ। ये मेरी वेरिएबल की, इसको मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, एंड इक्वल टू जो मेरे कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनी है उसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर लूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कल क्लास में मैंने लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस आपको बताए थे वो आई थिंक इसी पे बेस्ड थे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, एक्स मींस दिस एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू निकालनी होगी, एक मैट्रिक्स बी होगी। तो सर बहुत ईजी, कैसे निकालते थे सर? कुछ नहीं करना, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगी, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या कर देता हूं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ऐसा करने से ए इनवर्स इनटू ए हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज एक्स, तो दिस जो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मैट्रिक्स ए में एक्स मिल गया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। ठीक है जी, चीजें क्लियर हुई, यस और नो? यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी सर, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। और सिंपल सी चीज, एक चीज मैं बताऊं, ये चीज हमने सीखी है कि ए इनवर्स क्या है सर, किसी भी नंबर्स के लिए या किसी मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स जो होता है यूनिक होता है। यानी अगर मैं नंबर की बात करूं तो 5 का इनवर्स क्या होगा सर, 1/5 ही होता है। क्या इसके अलावा कोई इनवर्स हो सकता है 5 का? नहीं हो सकता। सेम एज इट इज मैट्रिक्स में होता है कि ए इनवर्स मेरा क्या होता है, यूनिक होता है। एक यूनिक नंबर और बी, ये तो किसी भी इक्वेशन के लिए कांस्टेंट रहेगी ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कैसे आने वाला है, यूनिक आने वाले हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखो, यहां से मुझे सॉल्यूशन कैसे मिलने वाले हैं सर, मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो याद आया 10th क्लास में हम क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। तो मुझे कैसे सॉल्यूशन मिलने वाले सर, यूनिक और वन सॉल्यूशन। तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में अभी तक आई कि अगर मुझे ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है उसको मैं मैट्रिक्स मेथड में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। पहली चीज, अब यहां से मैं x की वैल्यू यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं इस प्रोसीजर से। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स निकाल लूंगा, मैट्रिक्स बी मेरे पास ऑलरेडी है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, आपको x मतलब ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये मैट्रिक्स मिलने का मतलब भाई इसके एलिमेंट मिल जाएंगे, एलिमेंट मतलब x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यही तो मुझे निकालना है। और वो एक जो x और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे भाई, कोई एक मैट्रिक्स आएगी ना, जैसे ऐसे मैट्रिक्स निकल जाएगी 1 2, यानी x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। सो वो कैसे सॉल्यूशन होगा मेरे, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन हम बोलेंगे। और यही चीज सिर्फ हमारे सिलेबस में है कि मुझे ऐसी इक्वेशन ही सॉल्व करनी है जिनके यूनिक और वन सॉल्यूशन होंगे, जिनके यूनिक और वन सॉल्यूशन होंगे, मतलब ऐसी जहां पे मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं होगा। मींस दिस मैट्रिक्स इज क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी हमेशा, तभी मैं उसके क्या निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा, अदरवाइज मैं उसकी सॉल्यूशन नहीं निकालने वाला। यही मुझे बताया गया है, यही मेरे सिलेबस में, यही मुझे पढ़ना है, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ में आएगी। उससे पहले मैं एक दो चीजें और बता दूं आपको, ठीक है? सो ये वाला पोर्शन एक बार मैं हटा देता हूं भाई। तो पहली चीज मैंने क्या बोली, देखो पहली चीज मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बोला कि भाई जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या बोल रहा हूं मैं, किस मैट्रिक्स को बोल रहा हूं सर, वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या एक किस कौन से मैट्रिक्स को बोला मैंने, कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स को, यानी जो x और y के कोएफिशिएंट्स होंगे उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको मैंने मैट्रिक्स ये बोला। उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है, मींस वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। तो सॉल्यूशन मैंने सीख ली, कैसे मिल रहा है सर, तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है सर। कैसे मिल रहा है सर, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी सॉल्यूशन मिल रहा है x और y की कोई यूनिक वैल्यू मिल रही है, पहली चीज है। अब कंडीशन ये आती है सर कि अगर ये 0 के इक्वल मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है 0 के इक्वल नहीं होगा तो मैंने बात मान ली आपकी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है? इन दिस केस आपको क्या करना है, आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालोगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसको मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी मतलब अब ध्यान रखना भाई, ए मतलब ये वाली मैट्रिक्स, बी मतलब ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। इसको मैंने मैट्रिक्स ए बोला है, ये बी रहेगी, ये कैपिटल एक्स रहेगी। तो जब भी मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स ए मतलब मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बी मतलब मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैं बी क्या निकाल लूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैं बी निकालूंगा, ठीक है सर? इससे क्या होगा,
अगर ये मुझे नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, क्या मिलता है सर, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। यानी अगर ऐसा कुछ हो जाए, पहली चीज आपको क्या देखनी है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखना है। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपकी इस मेथड से जो मैंने आपको बताया आपके सॉल्यूशन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे सॉल्यूशन कैसे होंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में। द सेकंड थिंग आती है कि जब डिटरमिनेंट जो होगा इक्वल टू जीरो होगा, डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा सर, जीरो के इक्वल होगा, तो मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो इतना ब्रीफली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यूनिक सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ये चीजें डिटेल में देखनी है, ठीक है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, ठीक है, लास्ट ईयर, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ये चीजें बताई हुई कि ऐसा क्यों क्यों क्या होता है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल में, मुझे यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस बनाने, तो उसी के अकॉर्डिंग में जाना, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बाई चांस पूछ ले, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ऐसा पूछा जाए तो मुझे क्या बताना है, दैट्स इट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा मिलता है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होता तो मेरे सॉल्यूशन नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन, अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू जीरो आ जाए। जीरो आ जाएगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता। सेंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक है। अब मेरे सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते थे मेरे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर ये केस मुझे मिलता है तो हो सकता है ये हो और हो सकता है नो सॉल्यूशन भी हो। इसका मतलब इससे मुझे कुछ अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलता है। और ऐसा होता है तो ये सॉल्यूशन निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है। पहली चीज, हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पढ़ना है। ये पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। नए सिलेबस में कुछ नया नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। पहला भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बस ये मुझे कंडीशंस पता होनी चाहिए कि क्या होता है। नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स नो सॉल्यूशन, इक्वल टू जीरो मीन्स मे बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और मे बी नो सॉल्यूशन। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। तो ये तीन चीजें मेरे दिमाग में रहनी चाहिए इस टाइप की। तो सबसे पहले मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपके एक्सरसाइज 4 to 6, वहां पे आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और सेम एज इट इज मैं बता दूं आपको, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब हमारे पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती थी ना, तो उसके लिए मेरे पास कंडीशंस होती है। अगर आपको याद है तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन दिस इज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर नो सॉल्यूशन इट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये कंडीशन होती थी, ठीक है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी सर, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज इक्वल टू c1 by c2। ये कंडीशंस मैंने किसके लिए दी थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इतना चीजें सीखने की जरूरत नहीं। अगर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन हो तो डायरेक्टली आप ये 10th वाली चीजें लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, सब्जेक्टिव होता तो फिर मुझे मैट्रिक्स मेथड से ही करना पड़ता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसको मैं एक बार फिर से हटाता हूं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए सर, ये मेरे से पूछेगा भी सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, तो किस नंबर 1 to 6 ऐसा ही है, ठीक है। अब कुछ वीडियोस ऐसे बने होंगे जहां पे आपको ये बोला होगा कि एक्सरसाइज 4.6 के पहले, आई थिंक, सॉरी, चलो क्या है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो पहले और अब में ना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। पहली बात तो ये, पहले भी मेरे जो सिलेबस में एनसीईआरटी की अगर मैं बुक उठाऊं तो मुझे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी थी, ठीक है। बस उसके कंडीशन में ये 2 कंडीशन पढ़ लेते थे। अब कुछ टीचर इन कंडीशन को पढ़ा रहे हैं, कुछ को नहीं पढ़ा रहे हैं, बट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इन 2 लाइनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में, आप नहीं कर पाए तो फिर फर्क पड़ेगा 1 नंबर से, ठीक है। तो बेटर है, छोटी सी चीज है भाई। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस यूनिक सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इट्स ओके, फाइंड एडजॉइंट ऑफ a into b। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन नो सॉल्यूशन, इफ इट इज इक्वल टू जीरो मैं नहीं जानता, दैट्स इट, काम खत्म, मुझे नहीं पता सर क्या है, ठीक है, पहली चीज। और एक चीज और हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, कि कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक। कंसिस्टेंस का मतलब क्या है सर, सीधी सी बात है, हैविंग सॉल्यूशन।
किसकी बात करूंगा मैं? कंसिस्टेंस की जब भी बात करूंगा किसी भी, अगर मैं इक्वेशन की कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है उसकी सॉल्यूशन है कि नहीं है। और सॉल्यूशन मेरे दो टाइप के होते हैं सर। द फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर मैं मैट्रिक्स मेथड की बात करूं ना, तो भाई ये तो मैं बता ही नहीं सकता, ये तो मुझे पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में तो इसका तो खुलासा ही नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज मिली, यूनिक सॉल्यूशन वाली। इसका मतलब सीधा सा है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, अगर डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे सर? यूनिक होंगे। यूनिक होंगे तो मतलब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब जो मेरी इक्वेशंस होगी वो क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंस नहीं है उसका क्या होगा? ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात सर, जो नो सॉल्यूशन होंगे। मींस ये जो कंडीशन है मेरी, ये मुझे नो सॉल्यूशन की बात करती है, मतलब इनकंसिस्टेंट की बात करती है। ठीक है, मीन दिस इज योर कंसिस्टेंट व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 बट द एडजॉइंट ऑफ a into b इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent. There is no value of x and y for which they are for which they can satisfy. That's it. Easy. So चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फटाफट से देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूं इसमें से। क्या बोला भाई? Examine the consistency of the system of equation in exercise 1 to 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 से तक मुझे उनकी क्या चेक करनी है सर? कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन देख रहे हैं कौन से टाइप के, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। चेक इट। द फर्स्ट वन, चलो मैंने फर्स्ट वन लिया, x plus 2y is equal to 3. क्वेश्चन नंबर 1, x plus 2y equal to 2 is there. The second equation is 2x plus 3y is equal to 3. ठीक है, अगर मुझे 10th वाला मैथ्स मैंने ध्यान से ही पढ़ा होगा ना, थर्ड चैप्टर, बिना देखे मैं बता सकता हूँ इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्टली पता लगता है। देखो कैसे यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3 होगा। सिंपल सा दिख रहा है सर मुझे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन वाले होंगे। बट मुझे तो मैट्रिक्स मेथड से सीखना है। सीखिए क्या होगा, कैसे करते हैं सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सर मैट्रिक्स बनती है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज 1 2 2 3 कोएफिशिएंट हो गए सर। यहाँ पे आएंगे x और y सर इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 2 और 3। ये चीजें तो आती है हमें, बिल्कुल आती है सर। अब मैट्रिक्स ए ये है सर, इसका डिटरमिनेंट देखते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास सर? दैट इज योर 1 2 2 3। अब मैं निकालता हूँ सर इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट निकालिए क्या होगा? 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, क्या है सर? -1। क्या 0 के इक्वल है? जी नहीं सर, 0 के इक्वल नहीं है। मतलब if determinant of a is not equal to 0 then the solutions are unique solution। मींस इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे सर? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देखो कितना आसान है। ठीक है, चाहे मैट्रिक्स मेथड से बता दो चाहे डायरेक्टली बता दो, वो आपकी चॉइस है। पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बेनिफिट उठा लो। ठीक है, आगे बढ़े। पार्टी आना चाहिए भाई घूम फिर के जैसे भी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ इजी। तो यूनिक सॉल्यूशन बताना मेरे लिए बहुत आसान है जी, बिल्कुल बहुत आसान है। चलो अब देखो, चलो एक 3 into 3 का और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, x plus y plus z is equal to 1। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इज 2x plus 3y plus is 2z is equal to 2 and ax plus ay plus 2az, ax plus ay plus 2az is equal to 4 is there। घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एज यूजुअल जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब देखो बाकी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है क्या? सिर्फ एक मैट्रिक्स ही देखो क्या होगी यहाँ पे, सिर्फ मैट्रिक्स ही देखो क्या होगी सर। कोएफिशिएंट उठा लो, x का 1 1 1, y सेकंड इक्वेशन से उठाइए 2 3 2, थर्ड से उठाइए a a 2a। इसका निकाल लीजिए डिटरमिनेंट। निकाले? बिल्कुल निकालिए सर। सो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा? इसी का डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कीजिए। फर्स्ट के लोग करते हैं, सो 1 into फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। सो ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, 3 into दिस इज योर 6a minus 2a। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? पहले तो माइनस का साइन इनटू,
अब ये कॉलम ये रो छोड़ोगे, 2 इंटू 2 4a माइनस नीचे से ऊपर 2a एंड द लास्ट वन इज योर प्लस 1 अगेन। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए तो 2a माइनस 3a, फटाफट से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनको। 4a सिंपली माइनस 2a एंड दिस इज प्लस 2a माइनस, दैट इज माइनस का a। चीजें क्लियर? प्लस का 4a माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a मींस योर आंसर इज a व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सॉल्यूशन कैसे है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कैसी इक्वेशन है सर? कंसिस्टेंट है, इनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी। अब चलो एक बिना कंसिस्टेंट वाली चीजों को भी देख लो भाई। देखो नेक्स्ट थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखो बहुत आसान चीजें हैं। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलो पहले मैट्रिक्स मेथड से बताता हूं एंड फिर हम बात करेंगे डायरेक्टली भी मैं कैसे चेक कर सकता हूं उसको। ठीक है, सो मैट्रिक्स क्या बनेगी सर? मैट्रिक्स ये बनाते हैं पहले तो सीधी सी, या फिर मैं पूरा लिखूं अगर तो मैट्रिक्स ये 1 3 2 6 देन x एंड y इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी मतलब 5 और 8। बन गया सर? बिल्कुल सर। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए पहले, क्या होगा सर? 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, इट इज दिस इज इक्वल टू 0। सो ये मतलब ये वाली कंडीशन तो होगी पार, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होंगे सर, ये चीज कंफर्म है। सो नाउ वी हैव टू चेक दिस एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। एडजॉइंट ऑफ a निकालिए पहले। सो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का क्या मुझे एडजॉइंट निकालना आता है? एडजॉइंट निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a? बहुत सिंपल है सर। 2 इंटू 2 में जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दीजिए। कर दिया सर। जो एलिमेंट बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उनके साइन चेंज कर दीजिए, दैट्स इट। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट जस्ट साइन चेंज। ये आ गया सर एडजॉइंट ऑफ a। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? b से, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 5 8 से। सॉरी, क्या मल्टीप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ये? बिल्कुल सर। नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, नंबर ऑफ रोज आर 2, इट मींस मैं कर सकता हूं। कीजिए फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 5 जा 30 माइनस 3 8 जा 24, यू गेट 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो माइनस का 10 प्लस का 8, यू गेट माइनस का 2। क्या इक्वल टू 0 है? जी बिल्कुल इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? 9 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आते हैं अगर 0 आ जाए तो भाई यही कंडीशन है कि हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है नो सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर क्या होगा? मान लो इक्वल टू 0 आ जाता, मान लो यहाँ पे 0 0 आ जाता, सो नाउ दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो वी कैन से मे बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, मे बी नो सॉल्यूशन। यूनिक नहीं होगा 100% श्योर हूं मैं, बट अदरवाइज मैं और कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, इनको निकालने के लिए अगर हमें निकालने पड़ते हैं ना, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, अगेन मैं इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करता हूँ वापस से जो मेरे 9 10th वाला मेथड था वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से मुझे इसकी एप्लीकेशन से करने सीखने होते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज मैं इनको डायरेक्टली जैसे मैं 9th 10th में पढ़ा था वैसे भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ कि कैसे सॉल्यूशन है 9 10th के हिसाब से, इन दोनों का रेशियो मैंने देखा क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 3/6 अगेन 1/2 इज इक्वल टू 5/8 इज नॉट इक्वल टू 5/8। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। यही मैंने बताया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आया था? ये आया था 6 and -2 आई थिंक। दिस नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब सॉल्यूशन कैसे है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम, इजी, दैट्स इट। और मैं साथ साथ 9 10 वाली चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टली आप ऐसे करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टिकी तो करना है आंसर, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो इजी भाई, आई थिंक बहुत इजी है। सो ये चीजें थी कि अगर मेरे से सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि भाई कैसे सॉल्यूशन है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मोस्टली मुझसे पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वैसे तो कंसिस्टेंट का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये होता है उसका। ठीक है, बट इसका तो मैं पता नहीं कर सकता मैट्रिक्स मेथड से, तो सिर्फ मेरे पास एक ही बचता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, इजी।
सो डिटरमिनेंट चेक कर लो, अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट ही है। 99% आपसे वही चीज पूछने वाला है, ठीक है, ये चीज आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बाई चांस पूछ ले तो आप रेडी हो, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाल लूंगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, 0 के इक्वल आ गया तो मुझे नहीं पता क्या है, आप अपना देख लो, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब मैं आंसर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो फिर मेरे जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से मुझे चेक करना पड़ेगा। बट मेरे सिलेबस में क्या गिवन है सर, यूनिक सॉल्यूशन निकाल लें तो दैट्स इट, इसका मतलब मुझे यही देगा वो। सो अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आई थिंक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 14 जो है ना मेरा, ये सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। कैसा है सर, यूनिक सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन, वैसे तो नहीं है, बाय चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो इस पे बेस्ड नहीं है, उसको छोड़ देना वहीं काटा मार के, तो ऐसा मुझे नहीं करना है, मेरे सिलेबस में नहीं हो, ठीक है। सॉल्यूशन बताने तक बात ठीक थी, बट इससे आगे मुझे नहीं करना है। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ही बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है सर मुझे, 5x plus 2y, 5x plus 2y is equal to 4 is there, 7x plus 3y is equal to 5 is there. So क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला है सर, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से मुझे इनको क्या करना है सर, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। कैसे, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स क्या बनेगी सर, पहले कोएफिशिएंट्स मैंने अरेंज किए, ठीक है सर, फिर x और y आएगा और इक्वल टू क्या आएगा सर, 4 और 5। चीजें क्लियर। अब देखिए ध्यान से, मुझे निकालनी ये, तो इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाना है, तो एज यूजुअल जैसे मैंने इसको a बोला, इसको x बोला, इसको b बोला, तो इस a को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। अब ये ध्यान रखना, प्री मल्टीप्लिकेशन, दिस बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहां बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ a इनवर्स निकालना है। सो क्या मुझे इस मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालना आता है? a इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं सर, हमने सीखा है 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये सुनो जी, बिल्कुल फटाफट से निकालिए। फिर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a क्या होगा, द डिटरमिनेंट ऑफ 5 2 7 3, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। 5 3 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट मिल गया सर 1 and that is not equal to 0. Not equal to 0 means having unique solution. मैं कर सकता हूँ, इनवर्स पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है, निकालिए फटाफट। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये नीचे वाली चीजें आती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ए इनवर्स क्या होता है सर, ठीक है, सॉरी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है सर, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, मैंने कर दिया, बाकी जो बच गए उनके साइन चेंज कर दीजिए, मैंने कर दिया, दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ इन ए इनवर्स इट्स वेरी इजी, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, सर वो तो 1 ही निकला है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज योर 3 minus 2 minus 7 and 5। चीजें क्लियर, तो 1 into 1 मतलब 1 ही है, तो दिस इज योर ए इनवर्स। What you have to find? You have to find x. So just put the values. So what is your A inverse? This is your 3 minus 2 minus का 7 and 5 into B. B क्या है 4,5। ठीक है सर। So अब मैं कर लेता हूँ इनकी मल्टीप्लाई। करना आता है? बिल्कुल आता है। कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा सर? 3 4 12, 5 2 10, प्लस का 12 माइनस का 10 यू गेट 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 28 एंड प्लस का 25 यू गेट माइनस का 3। तो ये क्या है सर? ये x की वैल्यू है। x क्या है सर? x तो ये है, यानी मैट्रिक्स x जो है xy, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली? ये मिली सर। सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मींस x इज इक्वल टू क्या होगा सर? 2। y की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3। दैट्स योर आंसर। इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो मेहनत कहाँ लगने वाली है? मेहनत लगने वाली है सर इनवर्स निकालने में, बस बाकी चीजें बहुत आसान सी है। चीजें क्लियर? सो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अभी तक नहीं दिखी आपको, कि मान लो मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसी इक्वेशन मिल जाए। ऐसा इक्वेशन मिल जाए क्या करोगे सर? मजे आगे, एक्स की वैल्यू यहां से निकली, यहां पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हो जाएगी आंसर।
बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है, बट मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एज जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव है भाई, मुझे आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। सो बट अगर मेरा मैट्रिक्स मेथड है तो मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? वाई है नहीं सर, इसका मतलब वाई का कोएफिशिएंट जो है 0, वो कुछ ऐसे चीजें हैं, ठीक है। उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। बस ये रखना, कोई भी वेरिएबल अगर मिसिंग है मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना। मे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हटा दें। सो ये क्या मिला मुझे? 2 into 2 मैट्रिक्स। अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन है, यानी उसका डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो उस कंडीशन में मैं एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये चीज सीख ली हमने, ठीक है सर। तो अब इस पे चाहे कितने भी क्वेश्चंस करवा लो, चीजें सेम है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करके देख लेना। आई थिंक कुछ खास है नहीं इसमें जो कि आपको समझ में ना आए। सो लेट मैं कोई भी क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट वाला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9, 10 सारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थे, ठीक है। उनको डायरेक्टली जैसे भी करने कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चंस आर ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो 11, 12, 13, 14 4 है मेरे पास, चारों में से कोई एक कर सकते हो आप। तो लेट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ। x - y + 2z, x - y + 2z is equal to 7, I think. Yes, 3x + 4y, 3x + 4y - 5z is equal to 5. This is your second equation. This is -5, not 5. 2x - y, very good, + 3z is equal to 12. सो ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है। एज यूजुअल मुझे एक्स और वाई जेड की मतलब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी सर। तो एक तो तरीका कैसे भी कर लो, दूसरा तरीका जो मैट्रिक्स मेथड हमने सीखा है, जिस मेथड से करना है उससे करता है, ठीक है। कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट सर, एक्स का कोएफिशिएंट 1, नेक्स्ट इज -1, नेक्स्ट इज 2, यहाँ से सर 3, 4, -5, यहाँ कोएफिशिएंट देखिए 2, -1, 3 इनटू मैट्रिक्स एक्स क्या होगा सर? एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तीनों इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस दैट इज 7, -5 एंड 2। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, इन जनरल वैसे बनाना है, कई बार वो ऐसे करके देगा आपको -7 = 0। तो वैसे ध्यान रखना डी को मुझे उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। सर गिवन है तो इसको वापस से उधर लेके जाओ तो इक्वल टू 7, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना, याद रहे, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू इस तरफ होनी चाहिए, तभी मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज की साइन में गड़बड़ हो जाएगी, साइन में गड़बड़ है तो मतलब आप गलत करोगे। सो नाउ योर मैट्रिक्स ए इज दिस, ये मेरी मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये मैट्रिक्स बी है। मुझे क्या निकालना है सर? सबसे पहले चेक करना होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या निकालना होता है? बिल्कुल फटाफट से निकालें। किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कुछ जीरो तो दिख नहीं रहे, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट इज 1 and 2, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे, 4 3 जा 12, माइनस प्लस 5 1 जा 5। सेकेंड एलिमेंट है माइनस का 1, तो माइनस एक तो प्लस आता है देन माइनस आता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस अगेन 1। अब ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये रो छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 2 × -5 माइनस का 10, माइनस पहले से है तो ये जाएगा प्लस का 10। ऑप्शन डिटरमिनेंट निकालना आता है। द लास्ट एलिमेंट इज +2 × 2। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, -3 और -8। चीजें क्लियर? दैट्स इट, हो जाएगा भाई। चीजें क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सॉल्व इट। 7 + 19 दिस जो माइनस का 11 तो माइनस का 22, ठीक है। 19 + 7 26 -22 you get 4 and which is not equal to 0 and determinant of a is not equal to 0 means कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है सर। कंसिस्टेंट है जी, बिल्कुल कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट्स इट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए आने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। किसी की कैलकुलेशन अच्छी होगी तो डायरेक्टली निकालिए, अदरवाइज आप टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या करना होता है सर? मैंने आपको सिखाया डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले साइन लगाने होते हैं। कैसे? अब देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स थी तो 3 × 3 का ही एडजॉइंट बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस, सबके साइन लगा दो ऐसे, पहली चीज की। अब साइन का झंझट मैंने कर दिया खत्म। अब मुझे हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, लिखना है।
ठीक है, और वी कैन से माइनर, क्योंकि साइन तो मैंने लगा दिया, सिर्फ माइनर निकाला है। तो पहले एलिमेंट का देखिए, अब यहाँ पे कई बार मैं मार्कर वगैरह चला देता हूँ, तो मे भी कई बार माइनस वगैरह चला जाता है मेरा, बस थोड़ा सा उस चीज़ों का ध्यान रखें, उन गलतियों की तरफ न देखते हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कई बार मार्कर वगैरह चला जाता है तो मुझे साइन दिखता ही नहीं है, तो कैलकुलेशन में नहीं आ पाता है। दैट्स ओके। फर्स्ट एलिमेंट इज दिस। देखो इसके तो मैंने माइनर निकाले थे वैसे भी, एज इट इज। ये एलिमेंट उठाऊंगा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 4 3 12 प्लस का 5, तो 12 माइनस 5 यू गेट 7 है, तो इसका हो गया सर 7। तो प्लस साइन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। ठीक है, सेकंड एलिमेंट -1, ठीक है सर, इसका देखना है तो इसको भूल जाओ, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए। 3 3 जा 9 माइनस प्लस का 10, तो ये क्या गया प्लस का 19। अब देखो मैंने ये चीज सिखाई थी कि मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो फर्स्ट रो की कोफैक्टर लेते जाइए और कहां रखोगे आप, फर्स्ट कॉलम में। तो इसका क्या है सर 19, कैसा प्लस का, साइन मैंने पहले से लगाया हुआ है एज इट इज, तो -19 इज देयर। थर्ड एलिमेंट लीजिए, ये कॉलम ये छोड़ेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 8, तो क्या हो गया सर माइनस का 11, सो दिस बिकम योर -11, तो प्लस माइनस बिकम -11। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट सेकंड रो कहां रखेंगे, सेकंड कॉलम में रखते जाएंगे। ये एलिमेंट लीजिए, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो माइनस का 3 और इसकी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, क्या बचा सर माइनस का 1। सो ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस बिकम प्लस का 1। चीजें क्लियर, इजी, याद रहेगा, दैट्स इट। सो नेक्स्ट देखिए 4 का, अब ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 into 3 दैट इज 3, माइनस कौन सा छोड़ा मैंने, ये वाला एलिमेंट था, तो ये रो ये कॉलम छोड़ा मैंने, तो सबसे पहले मैंने 1 into 3 किया, नाउ 2 into 2 दैट इज 4, -4 क्या मिलेगा अगेन -1। सो ये प्लस ऑलरेडी है, तो दिस इज योर -1 एज इट इज, नो चेंज। प्लस का मतलब नो चेंज, जो साइन यहाँ पे आया एज इट इज लिख दो, माइनस का साइन, माइनस का मतलब उसका साइन चेंज करके लिख दो। द लास्ट एलिमेंट इज -5, तो अब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो 1 into -1 दैट इज -1, 2 into -1 दैट इज -2 और ये माइनस प्लस 2, क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है सर, नेक्स्ट लास्ट रो बची, इस एलिमेंट को देखिए, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस का 5, 4 2 8 माइनस का 8, क्या बचेगा माइनस का 3, सो प्लस है तो दिस इज सिंपली -3। द नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस का 5 प्लस का 6, सॉरी माइनस का 6 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस का 11। चीजें क्लियर, मैंने क्या दिया ये वाला एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम छोड़ा, दिस इज योर -5, 3 2 6 -6 होता है, तो माइनस का 11 एज इट इज। नाउ द लास्ट वन इज दिस, तो ये और ये छोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 मींस दैट इज 7, सो ये मेरा बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा हो कि जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ कर रहा हूँ, तो इट्स ओके, अगर आपको लग रहा है तो फुल प्रोसेस कीजिए, नो प्रॉब्लम। इनिशियल स्टेज पे आप करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, A1 1 A1 2 एज इट इज डिटेल में निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डिटेल में करना आप डिटेल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आई थिंक इतनी प्रैक्टिस के बाद हो जाना चाहिए चीजें, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड A इनवर्स। सो A इनवर्स क्या होगा, सिंपली देखिए, इनवर्स 1 divided by determinant of A means 1/4 into this means adjoint of A 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 and 7. This is your A inverse. What we have to find? To find X, we have to do A inverse into B. We have to find A inverse into B. A inverse मेरे पास पहले से सर B मैट्रिक्स ये है, इसकी कर दीजिए इससे मल्टीप्लाई, जो 7 माइनस का 5 एंड 12। ठीक है, तो A inverse is this into B and this become your capital X. So capital X का मतलब है simply सर X Y Z, इनकी वैल्यूज सॉल्व इट। 1/4 को मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, कॉलम तो एक ही तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 7 7 सर 49 होगा, 1 into -5 दैट इज -5 होगा, -3 into 12 माइनस का 36, 36 माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 41, 49 minus 41 you get प्लस का 8, so this is your 8 फर्स्ट एलिमेंट। चीजें क्लियर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 19 7 जा 133, ठीक है, और क्या है सर माइनस का है, सॉरी -1 -5 you get प्लस का 5, 11 12 आई थिंक 132 प्लस का 132। चीजें क्लियर, सो प्लस का क्या है सर 132 माइनस, तो ये -1 क्या बचेगा अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 4 बचेगा प्लस का, so आंसर इज +4 is the last one is this -11 7 माइनस का 77 -1 प्लस का 5
12 7 जा 84 आई थिंक. सो माइनस का 77 यू गेट +7 +5 दैट इज 12. 1/4 को अंदर ले जाइए, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 8/4 2, 4/4 1 दैट इज 3. सो x की वैल्यू क्या आ गई सर 2, y की वैल्यू क्या है सर 1, z की वैल्यू क्या है सर 3. दैट्स योर आंसर. इजी, दैट्स इट. सो मेरा जो अल्टीमेटली मुझे क्या आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, ए इनवर्स निकालना आना चाहिए. दैट्स इनफ. बाकी चीजें कुछ खास नहीं करना. इट इज ऑलवेज x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. व्हाट इज a इनवर्स? a इज द मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, जो वेरिएबल है उनकी कोएफिशिएंट है, उनकी मैट्रिक्स जो बनती है दैट इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. उसका इनवर्स निकालिए. b इज योर कांस्टेंट मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई कीजिए. जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स x से इक्वेट कर दीजिए. यू गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z. दैट्स वेरी वेरी सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी. ठीक है. सो बस इससे ज्यादा बताने लायक इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला कि a इनवर्स निकालो भाई पहले. ठीक है, एंड यूजिंग सॉल्व द इक्वेशन ऑफ. देखो 15 ने कुछ अलग नहीं बोला है. 15 ने मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले से निकाल के देनी है. ठीक है, तो 15 में कुछ अलग नहीं है. ऊपर जो मैट्रिक्स लिखी हुई है दैट इज मैट्रिक्स ए, वो मेरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही है. जो नीचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, नीचे क्वेश्चन आ जाएगा. जो मैट्रिक्स ए है दैट इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, जो नीचे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं. तो सिंपली इसने पहले बोला ए इनवर्स निकालो, मैंने निकाल दिया. फिर बोला उसकी हेल्प से क्या निकालना है, x निकालना है. तो एज यूजुअल जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा था वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए. ठीक है, अब इसमें ना स्टेटमेंट दे दी, लेकिन है बच्चों वाली. कैसे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज ₹60. बच्चों वाला नहीं है भाई. ठीक है, कि मैंने बोला 2 kg एप्पल्स है. ठीक है, 3 kg बनाना जो है उनकी कॉस्ट जो है ये बच्चों के टाइम पे हम करते थे. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, अगर जो जो चीजें गिवन है अज्यूम कर लो, कॉस्ट ऑफ ऑनियन लेट बी इट इज ₹x पर केजी. पर केजी के साथ जो रेट है ना, ठीक है, वो मैंने अज्यूम कर लिया. तो सेकंड वन आपको बोला गया वीट, तो लेट बी इट इज कॉस्ट ऑफ वीट, इट इज लेट बी ₹y पर केजी. एंड लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ, क्या बोला गया इसने, राइस. लेट में ये मान लिया कि ₹z पर केजी. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं मुझे, बस समझ में आना चाहिए. क्या बोला इसने कि 4 kg ऑनियन. भाई मैंने ये बोला कि मेरे ऑनियन की जो कॉस्ट है x रुपीज पर केजी है. तो क्या मुझे बता सकते हो कि 4 kg ऑनियन की कॉस्ट क्या होगी? सर बिल्कुल सिंपल है कि अगर मेरा ऑनियन जो 30 रुपीज पर केजी आ रहा है तो 4 kg परचेज करना मतलब 30 इंटू 4. यहाँ x है तो x इंटू 4. इट मीन्स दिस इज सिंपली 4x. यस और नो? यस. 3 kg वेट, 1 kg की क्या रेट है सर y. 3 kg का क्या हुआ 3y. एंड 2 kg राइस, so 1 kg of z rupees and 2 kg become 2z. इन सबको अगर ऐड कर दूं तो इसने बोला इनका जो टोटल कॉस्ट पड़ता है दैट इज ₹60. दैट्स बिकम योर इक्वेशन नंबर 1. चीजें क्लियर? यस. नेक्स्ट बोला इसने द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन. अब मैंने ऑनियन कितना लिया सर 2 kg, तो दिस बिकम 2x. फिर मैंने 4 kg वीट लिया तो 4y एंड 6 kg राइस, तो दिस बिकम 6z इज इक्वल टू ₹90. चीजें क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, तो 6x प्लस 2 kg वीट 2y प्लस 3 kg राइस 3z इज इक्वल टू ₹70. सो दैट्स योर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, बच्चों वाला है कि नहीं है? फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड. पर केजी जो मैंने लिखा है यानी मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड. चीजें क्लियर? एंड देयर ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशंस. क्यों? मेरे सिलेबस में वही है, मुझे करना ही वही है और मुझे सॉल्यूशन करना ही नहीं है. ठीक है, तो करें इसको, कर दीजिए फटाफट. तो सबसे पहले मुझे बताइए मैट्रिक्स ए क्या होगी. ठीक है, नीचे लिख दूं सर 4 3 2. फर्स्ट रो 4 3 2. सेकंड रो सर 2 4 6. थर्ड रो सर 6 2 3. आता है? बिल्कुल सर. मैट्रिक्स x बिकम x y z. मैट्रिक्स b बिकम 60 90 70. अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ के बाद क्वेश्चन वही है जो मैंने 14 किया. चलो एक और कर लेते हैं. सो इसके बाद आपका काम हो जाएगा खत्म. तो ये ऊपर वाली चीजें हटा देता हूँ भाई. ठीक है,
आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि मेरा पेपर कैसे ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टली आपको इक्वेशंस बनानी, दैट्स इट। सबसे पहला काम, इसका ए इनवर्स निकालिए। सो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। निकालिए फटाफट से। फर्स्ट हो गया, अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 4 इंटू 12 माइनस 12, नेक्स्ट इज माइनस का 3 इंटू, ये कॉलम जीरो छोड़ोगे तो 6 माइनस 36, 6 माइनस 36। द नेक्स्ट वन इज योर दिस एलिमेंट मीन्स प्लस 2 इंटू, अच्छी चीज क्या है, सब साइन पॉजिटिव है, 4 माइनस 24। सॉल्व कीजिए फटाफट से। दिस 0, काम खत्म। माइनस का 30 माइनस प्लस 33 है 90, प्लस का 90। यहाँ पे देख 24 माइनस का है, प्लस का 4 है, यू गेट माइनस का 20, 22 जा 40, तो माइनस का 40, योर आंसर इज 50, which is not equal to 0. It means determinant of a is not equal to 0 means solution कैसे है, यूनिक सॉल्यूशन है। The next concept is we have to find adjoint of a। ठीक है, डायरेक्टली निकालो एज यूजुअल जैसे पहले बोला था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सबसे पहला काम यही करो, कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। अब देखो कुछ चीजें पकी पकाई है जिनको खा लेना चाहिए, क्यों, मुझे पता है जब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो ये क्या है सर मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाले थे, 12 माइनस 12 0, सिर्फ अंदर वाला देख रहे हैं, साइन मैंने लगा दिए, सिर्फ अंदर वाला 12 माइनस, इसका मतलब ये एलिमेंट 0 है, 0 का प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है सर, माइनस 30, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, दिस जो माइनस 20 तो दिस माइनस 20 एज इट इज। तो देखो फर्स्ट रो के कोफैक्टर पहले से मेरे पास थे जिनको फर्स्ट कॉलम बनाना, बना दिया डायरेक्टली मैंने, बिल्कुल बना दिया। आगे बढ़ते हैं, बाकी की कैलकुलेट कर लेंगे भाई। अब बढ़ते सेकंड, तो ये 2, ये एलिमेंट लेना है, ये कॉल रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 4 क्या बचेगा 5, साइन पहले से लगा हुआ है। एलिमेंट लिया मैंने 4, अब ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 क्या बचा सर 0। चीजें क्लियर, यस। आगे बढ़ते हैं, द लास्ट इज 6, तो अब ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा सर, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, तो माइनस का 10, सो माइनस माइनस सॉरी प्लस 10, क्लियर। लास्ट रो 6 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़िए, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 क्या बचेगा सर, माइनस का 10, सो दिस सिंपली माइनस 10। नेक्स्ट इज ये लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़िए, 24 माइनस 4 यू गेट 20, एंड द लास्ट वन इज दिस, तो अब ये और ये छोड़ दीजिए, 16 माइनस 6 दैट इज योर 10। इजी, इट्स वेरी इजी। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया सर। इनवर्स क्या होता है सर, बहुत इजी सर, इसके आगे बस 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दीजिए, दिस इज योर ए इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होती है सर, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है सर बी मैट्रिक्स से, दैट इज योर 60 90 70। इजी, दैट्स इट। ठीक है, कीजिए फटाफट से मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। और ये किसकी इक्वल होगा, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स मतलब एक्स वाई जेड, सो ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट्स योर आंसर, सो डू इट। आप चाहो तो देखो यहाँ से 10 को कॉमन ले सकते हो, इजी कर सकते हो चीजें। ठीक है, कैसे देखो, हर एलिमेंट जो 60 90 70 है, 10 इंटू समथिंग है, 10 कॉमन लेना, ठीक है, 10 कॉमन लेना मतलब 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आने का मतलब ये कुछ ऐसे, आप यहाँ लिखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस बिकम 6 9 7, 10 को वापस अंदर लेके जाओ, दिस अगेन बिकम 60 90 70, अल्टीमेटली मैंने कुछ अलग नहीं किया। यहाँ से जाओ तो 5 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ये 5 आ गया, अदरवाइज तो यहाँ से भी 10 कॉमन आ जाता, ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, पहली चीज तो मैंने ये कर दी, ठीक है। अब चाहो तो आप 5 कॉमन ले सकते हो इस मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स है भाई, हर एलिमेंट से 5 निकालो। अगर मैं 5 निकालता हूं तो देखिए क्या होगा, 5 मैंने बाहर निकाला, दिस बिकम -1, दिस बिकम -2, माइनस का 4, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज माइनस का 4 एंड दिस इज 6। जीरो से कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आसान होगी बस में, ठीक है। दिस 5 and 5 अगेन गेट कैंसिल आउट, क्या होगा, ये खत्म, ये जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। निकालिए फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 6 0, -1 into 9 माइनस का 9, -2 into 7 क्या बचेगा माइनस का 14, तो -9 -14 क्या बचेगा सर माइनस का 23। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ गड़बड़ आई थिंक मे भी हमने कर दी है, उस एक्स वाई जेड इज नेवर नेगेटिव, एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। सो लेट्स चेक इट, एक बार करते हैं मल्टीप्लाई फिर देखते हैं। 36 0, 36 माइनस दिस इज 28, तो दिस बिकम 8, ठीक है। लास्ट वन माइनस का 24 प्लस का 18 प्लस का 14, सो दिस इज योर -10 माइनस दिस अगेन 8,
समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट रो में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। साइन जो है दिस इज द कोफैक्टर ऑफ, ये किसका था, इसका होगा, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 3 9 2 2 4, दिस इज +1 +5 आएगा भाई, सॉरी ये +1 आएगा पहली चीज तो ये, ठीक है। सो 9 और ये भी प्लस आना चाहिए उस हिसाब से, तो -c आएगा। सॉरी चलो एक बार चेक कर लेते कोई बात नहीं। इस एलिमेंट का देखिए ये रो ये छोड़ेंगे 3 3 9 माइनस का 4 दैट इज 5, तो -5 ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है -1 हो जाएगा कोई दिक्कत। नेक्स्ट मैंने देखा ये वाला मतलब इस एलिमेंट का ये और ये छोड़ेंगे तो ये प्लस आना चाहिए 18 -8 दैट इज +10, सॉरी तो मतलब ये प्लस का 2 रहेगा, +2 रहेगा मतलब 7 2 14 एंड -9, तो ये आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कभी कभी हम जल्दबाजी की थोड़ी बहुत गलतियां कर दें, तो इट्स ओके, थोड़ा ध्यान रखें, हो जाएगा इजी। सो दैट्स इट, यही है मैट्रिक्स मेथड से मेरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, चाहे वो 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल, ठीक है। पहली चीज़ से अब मैं एक छोटी सी चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, वो मैं ऑब्जेक्टिव में भी करवा दूंगा, कि जैसे मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो अगर आपसे सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले हो, ठीक, सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले तो ये मेथड आता है, बहुत अच्छी बात है, मेथड से निकाल सकते हो। ये 9 10 में जैसे हमने कॉमन सेंस से करते थे, सॉरी कॉमन सेंस नहीं मेथड से ही करते थे, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अब देखो आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ऐसे देगा वो, ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शंस देगा वो, ठीक है। ये इक्वेशंस आपके पास होगी, ऐसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है, सिंपली एक तरीका तो आपने सीखा मैट्रिक्स मेथड से मैं इसकी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, एक तरीका हम पहले 9 10 में जो बेसिक्स से करते थे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हम इन इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे सर, सिंपली मेरे पास 3 ऑप्शन है, फटाफट से रख के देख लो, रखोगे। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही था आंसर तो मैंने फर्स्ट में लिख दिया, बस जरूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा ही हो, ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो मे भी हो सकता है मुझे 2-3 आंसर चेक करने पड़े कंटिन्यूस, बट चेक, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले वाला चेक करूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा सर 20 + 24 + 60, ऐड करके देखा सर तो मुझे मिला 60, तो मतलब सिर्फ एक आंसर ठीक होता है, टिक नहीं करना, नहीं जरूरी नहीं है बाकी की इक्वेशन को चेक करना ही नहीं, ठीक है। तो इसी आंसर से अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो फिर इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तब ये आपका आंसर है, ठीक है। मे भी कोई आंसर ऐसा हो सकता है जो किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बाकियों को ना करे, वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी का हो या ना हो जरूरी नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं डायरेक्टली अगर मुझे मेथड नहीं आ रहा है, कोई चीजें नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम 9 10 में करते थे ये चीजें भी, ठीक है, कि मैं ये वैल्यूज x y z की जगह रख के देखूंगा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू, सिंपल सी बात है, ये वैल्यूज रख के देखूंगा। अगर कोई भी ऑप्शन जो है तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाती है, तो दैट मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ये जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए ऐसे आप ट्राई करके देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनमें डायरेक्टली वैल्यूज यानी आंसर 4 ऑप्शन उठाओ, पुट करके देखो, या आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए आप मैट्रिक्स मेथड कीजिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, बहुत आसान सी टॉपिक है, बहुत आसान सी चीजें हैं, होप शो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें डाउट ले सकते हो। अभी के लिए